हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय एसएससी टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज हम करेंगे 11 मई सेकंड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्न करेंगे जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, 1526 को हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ना 1761 को लड़ी गई थी। ठीक है, तीसरी लड़ाई दोस्तों। ठीक है, अच्छा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें लोदी हार गए थे, यानी कि इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। ठीक है, अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? तो हेमचंद और विक्रमादित्य, जिसको हेमो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें हेमो हार गए थे और अकबर जीत गए थे। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव पेशवा के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, सदाशिवराव जो था वो मराठा से संबंधित था। ठीक है, जिसमें सदाशिवराव हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो था अफगान अफगान था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, जो बाबर था ना वो कौन से वंश से संबंधित था? तो वो तैमूर के वंशज से संबंधित था। ठीक है, तैमूर के वंशज से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा का नाम था। ठीक है, यहीं पर दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम भी याद रखना। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से द लास्ट स्टोरी भी याद रखना है। ठीक है, द लास्ट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये विनोद कांबली की आत्मकथा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगली शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये वाला। अच्छा दोस्तों, यहीं पर मैरी कॉम की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने करी थी। ठीक है, जो कि गुप्त शासक था कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, यहीं पर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और सबसे राज्य की बात करें दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो है बिहार राज्य का। ठीक है, और सबसे कम किसका दोस्तों जनसंख्या घनत्व? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, सबसे कम ठीक है, सबसे कम मतलब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और सबसे अधिक बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, देश की बात की गई है तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ठीक है, गेहूं की बात करें दोस्तों तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चाइना ही है। ठीक है, अच्छा, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत भी दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अच्छा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहीं पर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चावल में भारत का दूसरे नंबर पर स्थान है, गेहूं में भी दूसरे नंबर पर स्थान है। ठीक है, और चावल का पहले नंबर पर स्थान है चाइना का और गेहूं का भी चाइना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ इनके पिता का नाम था। ठीक है, अच्छा, बाजीराव की जो पत्नियां थीं, दो पत्नियां थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? एक का नाम था काशीबाई और दूसरे का नाम था मस्तानी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राजगीर जो थी मगध की प्राचीन, ठीक है, राजधानी क्या थी? ठीक है दोस्तों, मगध की थी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। ठीक है, जो कि वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कत्थक से संबंधित है। ठीक है, कत्थक नृत्य से संबंधित है। अच्छा, कत्थक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अच्छा, कत्थक शब्द जो था कत्थक से आया है। ठीक है, मतलब कत्थक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है आपको। अच्छा, श्रीमंत शंकरदेव, इनका संबंध किससे है? तो इनका शास्त्रीय, ठीक है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और सत्रिय कहाँ का दोस्तों? तो ये असम राज्य का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1999 में कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम, ठीक है, स्वराज योजना, जो कि 1999 या 2000 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी, तो इतना भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द मोटर्स ऑफ मद्रास किस गायक को कहा जाता है? तो ये आर रहमान को कहा जाता है। ठीक है, आर रहमान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनको इनको 2 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने करी थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना। और कब करी थी इन्होंने? 1873 में करी थी, ठीक है, महाराष्ट्र में करी थी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है आपको। अच्छा, सत्यशोधक समाज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सोसाइटी ऑफ सीकर्स, ठीक है, सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर बात करें आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों ये। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राममोहन राय जी ने करी थी, ठीक है। यहीं पर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, ठीक है। यहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो ये केरल राज्य से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन केरल जो था ऑप्शन में नहीं दे रखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, भरतनाट्यम का संबंध मतलब किस राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, इसकी उत्पत्ति जो तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। और ये तमिलनाडु का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम ही है। अच्छा दोस्तों, यहीं पर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यक्षगान की बात करते हैं दोस्तों तो कर्नाटक से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और यक्षगान जो है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का, ठीक है। प्रसिद्ध है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब आयोजित हुए? तो प्रथम हैंडबॉल जो थे ये 1917 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश इनको दोबारा से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो कि 1925 में स्टार्ट हुए थे। और दोबारा से इसको पुरुष के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पुरुषों के लिए, जो कि 1925 में हुए थे। बाद में इसको महिलाओं के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया, जो कि 1930 में हुए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगली सेट में पूछ सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो 90 मिनट की होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, 90 मिनट की होती है, ठीक है, फुटबॉल मैच की अवधि, ठीक है। अच्छा, एक मैच जो क्या, ठीक है, 45 मिनट का होता है, और दो, ठीक है, दो कितने के होते हैं? दो 90 मिनट के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यानी कि इससे इस तरह समझ सकते हैं हम, फुटबॉल मैच की अवधि जो 90 मिनट की होती है, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया 45-45 मिनट में, इस तरह से है, ठीक है ये। अच्छा, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर हॉकी की बात करते हैं दोस्तों, तो हॉकी की खेल की अवधि कितनी होती है? तो 60 मिनट की होती है, ठीक है, इसकी अवधि। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और अगर ख़राब लगी हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।